पिंकी काम निपटाकर बैठी ही थी कि तभी फोन की घंटी बजने लगी। उत्तराखंड से कमला चाची का फोन था। बिटिया, अपने बाबूजी को आकर ले जाओ यहाँ से, बीमार रहने लगे हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं। हम भी कोई जवान तो है नहीं, अब देखभाल करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी हमारी आखिरी समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। पिंकी बोली, ठीक है चाची जी, इस रविवार को आते हैं। बाबूजी को हम दिल्ली ले आएंगे। फिर इधर उधर की बातें करके फोन काट दिया। बाबूजी 3 भाई हैं, पुश्तैनी मकान है, तीनों वहीं रहते हैं। पिंकी और उसका छोटा भाई विवेक दिल्ली में रहते हैं, अपने अपने परिवार के साथ। 3-4 साल पहले विवेक को फ्लैट खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो बाबूजी ने भाइयों से मकान के अपने 1/3 हिस्से का पैसा लेकर विवेक को दे दिया था। कुछ खाने पहनने के लिए अपने लायक रखा। दिल्ली आना नहीं चाहते थे, इसीलिए एक छोटा सा कमरा रख लिया था, जब तक जीवित थे तब तक के लिए। पिंकी को लगता था कि अम्मा के जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे बाबूजी, लेकिन वहां पुराने परिचितों के बीच उनका मन लगता था। दोनों चाचियां भी ध्यान रखती थी। दिल्ली में दोनों भाई बहन की गृहस्थी भी मजे से चल रही थी। रविवार को पिंकी और धीरज का ही कार्यक्रम बन पाया मेरठ जाने का। पिंकी के पति अमित एक व्यस्त डॉक्टर हैं, महीने की लाखों की कमाई है। उनका इस तरह से छुट्टी लेकर निकलना बहुत मुश्किल है। मरीजों की बीमारी ना रविवार देखती है ना सोमवार। विवेक की पत्नी रेनू की अपनी जिंदगी है, उच्च वर्गीय परिवारों में उठना बैठना है। इस तरह के छोटे मोटे पारिवारिक पचड़ों में पड़ना उसे पसंद नहीं। रास्ते भर पिंकी को लगा विवेक कुछ अनमना गुमसुम सा बैठा है। वो बोली, इतना परेशान मत हो, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। उम्र हो रही है, थोड़े कमजोर हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। विवेक झिकते हुए बोला, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं चाची जी को ऐसी क्या मुसीबत आ गई, 2-4 साल और रख लेते तो। अब तो मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं, तब कितने कम पैसों में अपने नाम करवा लिया 3रा हिस्सा। पिंकी शांत करने की मंशा से बोली, ठीक है ना, उस समय जितने भाव थे बाजार में उस हिसाब से दे दिए, और बाबूजी आखिरी समय अपने बच्चों के बीच बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। विवेक उत्तेजित हो गया, बोला, दीदी तेरे लिए ये सब कहना बहुत आसान है। 3 कमरों के फ्लैट में कहाँ रखूंगा उन्हें? रेनू से किटकिट रहेगी सो अलग। उसने तो साफ मना कर दिया है कि वो बाबूजी का कोई काम नहीं करेगी। वैसे तो दीदी लड़कियां हक मांगने को तो बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती हैं, करने के नाम पर क्यों पीछे हट जाती हैं? आजकल लड़कियों की शिक्षा और शादी के समय में अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तू क्यों नहीं ले जाती बाबूजी को अपने घर? इतनी बड़ी कोठी है, जीजा जी की लाखों की कमाई है। पिंकी को विवेक का इस तरह बोलना ठीक नहीं लगा। पैसे लेते हुए कैसे वादा कर रहा था बाबूजी से, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो आप निसंकोच फोन कर देना, मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा। बस इस समय हाथ थोड़ा तंग है। नाम मात्र पैसे छोड़े थे बाबूजी के पास, और फिर कभी फटका भी नहीं उनकी सुध लेने। पिंकी बोली, तू चिंता मत कर, मैं ले जाऊंगी बाबूजी को अपने घर। सही है, उसे क्या परेशानी, इतना बड़ा घर, फिर पति रात दिन मरीजों की सेवा करते हैं। एक पिता तुल्य ससुर को आश्रय तो दे ही सकते हैं। बाबूजी को देखकर उसकी आंखें भर आईं। इतने दुबले और बेबस दिख रहे थे। गले लगते हुए बोली, पहले फोन करवा देते, पहले लेने आ जाती। बाबूजी बोले, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, क्या परेशान करता। वैसे भी दिल्ली में बिल्कुल तुम लोगों पर आश्रित हो जाऊंगा। रात को डॉक्टर साहब बहुत देर से आए, तब तक पिता और बच्चे सो चुके थे। खाना खाने के बाद सुकून से बैठते हुए पिंकी ने डॉक्टर साहब से कहा, बाबूजी को मैं यहाँ ले आई हूँ। विवेक का घर बहुत छोटा है, उसे उन्हें रखने में थोड़ी परेशानी होती। अमित के एकदम तेवर बदल गए। वो सख्त लहजे में बोला, यहाँ ले आई हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पिताजी तुम्हारी भाई की जिम्मेदारी है। मैंने बड़ा घर वृद्धाश्रम खोलने के लिए नहीं लिया, अपने रहने के लिए लिया है। जायदाद के पैसे हड़पते हुए नहीं सोचा था साले साहब ने कि पिता की करनी भी पड़ेगी। रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, फालतू लुटाने के लिए नहीं है मेरे पास। पति के इस रूप से अनभिज्ञ
पिंकी, रात दिन मरीजों की सेवा करते हो, मेरे पिता के लिए क्या आपके घर और दिल में जरा सी भी जगह नहीं? अमित के चेहरे की नसें तनी हुई थी। वो लगभग चीखते हुए बोला, मरीज बीमार पड़ता है, पैसे देता है ठीक होने के लिए, मैं इलाज करता हूँ, पैसे लेता हूँ। ये व्यापारिक समझौता है, इसमें सेवा जैसा कुछ नहीं। ये मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। बेहतर होगा तुम 1-2 दिन में अपने पिता को विवेक के घर छोड़ाओ। पिंकी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पति की वो इतनी इज्जत करती है, वे ऐसा बोल सकते हैं। क्यों उसने अपने भाई और पति पर इतना विश्वास किया? क्यों उसने शुरू से ही एक एक पैसे का हिसाब नहीं रखा? अच्छी खासी नौकरी करती थी। पहले पुत्र के जन्म पर अमित ने यह कहकर छुड़वा दी कि मैं इतना कमाता हूँ, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आराम से घर रहकर बच्चों की देखभाल करो। आज अगर नौकरी कर रही होती तो अलग से कुछ पैसे होते उसके पास, या 10 साल से घर में सारा दिन काम करने के बाद बदले में पैसे की मांग करती तो इतने तो हो ही जाते कि पिताजी की देखभाल अपने दम पर कर पाती। कहने को तो हर महीने बैंक में उसके नाम के खाते में पैसे जमा होती हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने के लिए बिना पूछे उसे इजाजत नहीं थी। भाई से भी मन कर रहा था कह दे, शादी में जो खर्च हुआ वो निकाल कर जो बचता है उसका आधा आधा कर दो। कम से कम पिता इज्जत से तो जी पाएंगे। पति और भाई दोनों को पंक्ति में खड़ा करके बहुत से सवाल करने का मन कर रहा था। जानती थी जवाब कुछ ना कुछ तो अवश्य होंगे, लेकिन इन सवाल जवाब में रिश्तों की परतें दर परतें उखड़ जाएंगी और जो नंगनता सामने आएगी उसके बाद रिश्ते ढोने मुश्किल हो जाएंगे। सामने तस्वीर से झांकती 2 जोड़ी आंखें जीभ पर ताला डाल रही थी। अगले दिन अमित के अस्पताल जाने के बाद जब नाश्ता लेकर पिंकी बाबूजी के पास पहुंची तो वे सामान बांधे बैठे थे। उदासी भरे स्वर में बोले, मेरे कारण अपनी गृहस्थी मत खराब कर। पता नहीं कितने दिन है मेरे पास, कितने नहीं। मैंने एक वृद्धाश्रम में बात कर ली है। जितने पैसे मेरे पास हैं उससे मुझे वे लोग रखने को तैयार हैं। ये ले पता, तू मुझे वहां छोड़ा और निश्चित होकर अपनी गृहस्थी संभाल। पिंकी समझ गई बाबूजी की देह कमजोर हो गई है, दिमाग नहीं। दामाद काम पर जाने से पहले मिलने भी नहीं आया। साफ बात है ससुर का आना उसे अच्छा नहीं लगा। क्या सफाई देती, चुपचाप टैक्सी बुलाकर उनके दिए पते पर उन्हें छोड़ने चल दी। नजरें नहीं मिला पा रही थी, ना कुछ बोलते बन रहा था। बाबूजी ने ही उसका हाथ दबाते हुए कहा, परेशान मत हो बिटिया, परिस्थितियों पर कब हमारा बस चलता है। मैं यहाँ अपने हम उम्र लोगों के बीच खुश रहूंगा। 3 दिन हो गए थे बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आए। पिंकी का ना किसी से बोलने का मन कर रहा था, ना कुछ खाने का। फोन करके पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी वो कैसे हैं। इतनी गलानी हो रही थी, किस मुंह से पूछे। वृद्धाश्रम से ही फोन आ गया कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 10 बजे थे, बच्चे पिकनिक पर गए थे। 8-9 बजे तक आएंगे, अमित तो आते ही 10 बजे तक हैं। किसी की भी दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी को सूचना भी क्या देना। विवेक ऑफिस चला गया होगा, बेकार छुट्टी लेनी पड़ेगी। रास्ते भर आंखों से आंसू बह रहे थे। कहना मुश्किल था, पिता के जाने के गम में या अपनी बेबसी पर आखिरी समय पर पिता के लिए कुछ नहीं कर पाई, इसलिए ये आंसू बहे जा रहे थे। 3 दिन, केवल 3 दिन अमित ने उसके पिता को मान और आश्रय दे दिया होता तो वो हृदय से अमित को परमेश्वर का मान लेती। वृद्धाश्रम के संचालक महोदय के साथ मिलकर उसने औपचारिकताएं पूर्ण की। वो बोल रहे थे, इनके बहू, बेटा और दामाद भी हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से उनको भी सूचना दे देते तो अच्छा रहता। वो कुछ संभल चुकी थी और बोली, नहीं, इनका कोई नहीं है, ना बहू, ना बेटा और ना दामाद, बस एक बेटी है, वो भी नाम के लिए। संचालक महोदय अपने ही धुन में बोल रहे थे। परिवार वालों को सांत्वना और बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। पिंकी सोच रही थी, बाबूजी की आत्मा को शांति मिल ही गई होगी। जाने से पहले सबसे मोह भंग हो गया था। समझ गए होंगे कोई किसी का नहीं होता, फिर क्यों आत्मा अशांत होगी। हाँ, परमात्मा उसको इतनी शक्ति दे
कि किसी तरह वो बहन और पत्नी का रिश्ता निभा सके। इस कहानी का सार है कि वक्त के साथ साथ रिश्तों का मोल हम खोते जा रहे हैं। यही वक्त है कि संभल कर रिश्तों को संभाल लें, वरना बहुत देर हो जाएगी।